क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स हिंदी मीडियम में चैप्टर है सेल। विद्युत धारा का एक पार्ट है सेल। इसमें हम ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं सेल के बारे में सेल क्या होता है, और फिर हमने इसमें विद्युत अपघटन की क्रिया पढ़ी, फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम पढ़े, आहल-नियस का आयनिक विभजन सिद्धांत पढ़ा, फिर हमने रजत वोल्टामीटर और ताम्र वोल्टामीटर पढ़ा। फिर हमने सेल में पढ़े सेल कितने प्रकार के थे, 2 प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल में हमने पढ़ा साधारण वोल्टीय सेल, डैनियल सेल, लैग्रांज सेल, ठीक है। द्वितीयक सेल में हमने पढ़े नीपे सेल और सीसा संचायी सेल। अब हम पढ़ेंगे सेल के अंदर आंतरिक प्रतिरोध। आज टॉपिक है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। टॉपिक का नाम सेल, और इसमें हम क्या पढ़ेंगे, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न किया जाता है उसे क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, और प्रतिरोध कोई सा भी हो इसका मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, क्या परिभाषा है आंतरिक प्रतिरोध की? सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक भी ओम होता है। ठीक है, अब इसमें यह भी याद रखना, जो प्राथमिक सेल होते हैं, प्राथमिक सेल के लिए R 1 से 2 कोटि का होता है, ओम कोटि का, या 1 रहेगा या 2 रहेगा। लेकिन जो द्वितीयक सेल रहते हैं, द्वितीयक सेल जैसे सीसा संचायक सेल, उनमें आप लेस देन 1 ओम होता है, 1 से कम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो ध्यान रखना, आंतरिक प्रतिरोध किस r से प्रदर्शित करते हैं, मात्रक ओम रहता है। प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 से 2 कोटि का रहता है, और द्वितीयक सेल जैसे सीसा संचायक सेल है या नीपे सेल है, इनका आंतरिक प्रतिरोध 1 से कम होता है, बहुत कम होता है, 1 से। ठीक, अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए आंतरिक प्रतिरोध में पहली बात तो देखिए क्या होता है, सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रोड होते हैं, 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है सेलों के इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। तो पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी। पहला इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी। तो इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी कम होने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। मतलब जैसे हमने एक सेल लिया, अब इसके अंदर 2 सेल लिए, 2 इलेक्ट्रोड लिए। यदि हम इलेक्ट्रोडों की बीच की जो दूरी है, ये जो बीच की डिस्टेंस है, सब कुछ कर लेते हैं d दूरी। इस दूरी को यदि हम कम कर देंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है, हम इनको इलेक्ट्रोडों को पास कर दिए, अब बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई। तो दूरी कम हो जाएगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखा, इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी, इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी कम करने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। दूसरा पॉइंट, एक विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल, इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा था, यदि दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा। यदि विद्युत अपघट्य में, इसमें विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, किस पर, क्षेत्रफल पर,
यदि हम क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होगा। कैसे कम होगा? देखिए, हमने ये एक इलेक्ट्रोड के अंदर, एक शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रोड लिए, इनका क्षेत्रफल अभी कम है, इलेक्ट्रोड लिए, इनका क्षेत्रफल अभी कम है। यदि हम इनका क्षेत्रफल बढ़ा देंगे तो इनकी बीच की दूरी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। जैसे हमने इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल देखिए बढ़ा दिया, अब हम इलेक्ट्रॉनों के बीच का क्षेत्रफल यदि हम बढ़ाएंगे तो इनकी बीच की जो डिस्टेंस है वो कैसे हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये क्षेत्रफल कम है, इधर हमने क्षेत्रफल बढ़ा दिया तो दूरी कम होगी, और दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर कैसे? यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक होगी तो विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक रहेगी तो उसके अंदर जो आयंस हैं उनकी गति कम हो जाएगी। गति कम होगी तो चालकता का मान कम हो जाएगा, तो चालकता का मान कम होगा तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। तो क्या होगा? विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक होने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान अधिक होता है। क्यों अधिक होता है? क्योंकि सांद्रता अधिक रहेगी तो जो उसके अंदर जो आयन है, धनायन और ऋणायन है, उनकी गतिज ऊर्जा कम हो जाएगी। गतिज ऊर्जा कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाएगा। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट, ताप। अब यदि हम ताप बढ़ाएंगे तो सांद्रता कम होगी। ताप बढ़ाने पर क्या कम होगी? सांद्रता घटती है, श्यानता घटती है, सॉरी सांद्रता नहीं, सांद्रता घटती है। तो इसका मतलब होगी श्यानता घटेगी तो अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। जब आयनों की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो सिंपल सी बात है, ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान कम होता है। क्वेश्चन क्या था? आंतरिक प्रतिरोध को पहले तो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा? आंतरिक प्रतिरोध, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं? यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है, अर्थात अथवा इसे कैसे कम किया जा सकता है। पहले हमने सेल के आंतरिक प्रतिरोध की परिभाषा क्या लिखी थी? सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य के द्वारा धारा के प्रवाह में जो रुकावट डाली जाती है उसे क्या बोलती है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल r से। ठीक है, इसका मात्रक भी ओम रहता है। अब आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, पहला क्या? इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी। यदि इलेक्ट्रोडों की बीच की दूरी का हम कम करेंगे तो आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, आंतरिक प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। दूसरा, विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल पर, यदि विद्युत अपघट्य में डूबे हुए इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल हम बढ़ा देंगे तो इनकी बीच की दूरी कम हो जाएगी। दूरी कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध का मान भी कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता पर, यदि विद्युत अपघट्य की सांद्रता अधिक रहेगी तो उसमें आयनों की जो गतिज ऊर्जा है वो कम हो जाएगी, जिससे आंतरिक प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर आंतरिक प्रतिरोध का मान घट जाता है। ठीक है, ये चारों पॉइंट थे विद्युत अपघट्य को, आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, अब अगला डेरिवेशन है जो आईएमपी है। क्वेश्चन दो तरीके से आता है, सेल के विद्युत बहावल, आंतरिक प्रतिरोध और बाह्य प्रतिरोध में संबंध। विद्युत बहावल, विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। आंतरिक प्रतिरोध में संबंध एक और तरीके से आ सकता है ये, अथवा सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक। ठीक है, तो अब हम किस किस में संबंध निकाल रहे हैं? विद्युत बहावल ई में, विभवांतर वी में और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर में संबंध निकालना। तो पहले एक डायग्राम बनाते हैं। मान लेते हैं ये कोई सेल है जिसका विद्युत बहावल क्या है? ई है,
और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है क्या है, स्मॉल आर। ये पूरा एक सेल का सिस्टम बना दिया। ये पूरा क्या है, सेल है जिसका विद्युत भाग वही और आंतरिक प्रतिरोध आर है। इस सेल के द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर क्या धारा प्रवाहित करेंगे, आई। तो सेल जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ने और कम हो जाएगा V। यहाँ एक कुंजी वाला लगा देते हैं कि ये धारा का कुछ। तो थ्योरी में हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि किसी सेल का विद्युत भागफल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध R है, इसके द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में I धारा प्रवाहित करने पर इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर V है। उत्पन्न विभवांतर क्या है, V है। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए हमारे पास दो प्रतिरोध है, एक स्मॉल r और एक कैपिटल R है, और सेल का विद्युत भागफल कितना है, E। तो यहाँ पर लिखिए परिपथ का विद्युत भागफल, परिपथ का विद्युत भागफल कितना है, कैपिटल E। अब इसमें दो प्रतिरोध है, एक आंतरिक प्रतिरोध R है और बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r। ठीक है, कुल विद्युत भागफल मालूम है, कुल प्रतिरोध मालूम है, तो विद्युत धारा बराबर हो जाएगी, परिपथ की धारा बराबर हो जाएगा परिपथ का कुल विद्युत भागफल को डिवाइड कर दीजिए परिपथ के कुल प्रतिरोध से, कुल प्रतिरोध से। अब यहाँ देखिए धारा को किससे डिनोट कर, क्या है धारा, एक विद्युत धारा I है। परिपथ का कुल विद्युत भागफल कितना है, कैपिटल E, और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ये लिख दिया, इसका इक्वेशन फर्स्ट दे दिया। अब हम यहाँ करेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल RI होता है। यहाँ से मैं क्या I की वैल्यू निकालूं, तो I इक्वल क्या हो जाएगा, V अपॉन R। एक इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो, दोनों के लेफ्ट लेफ्ट इक्वल हैं, तो हम क्या कर देंगे, राइट राइट इक्वल कर देंगे। तो लिखा समीकरण 1 व 2 से, 2 से। तो हम सेकंड का राइट हैंड साइड लिखा V अपॉन R, फर्स्ट का राइट हैंड साइड लिखा E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस V में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें इसका, तो V में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, R प्लस स्मॉल r का, और कैपिटल E में मल्टीप्लाई किसका हो जाएगा, R का। अब हम ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं, V का कैपिटल R में हुआ मल्टीप्लाई प्लस V का स्मॉल r में हो गया इक्वल में ER। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो VR है इसको यही रहने देंगे, इसको यही रहने दिया। ठीक है, किसको उस साइड पहुंचाएंगे, कैपिटल वाले R को। तो पक्षांतर कर रहे हैं, तो VR को यही लिखा इक्वल में ER प्लस का VR का इधर आके माइनस का हो गया। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, दोनों में R कॉमन है, R कॉमन निकाला, बचा E माइनस V। अब इसको और पक्षांतर कर देते हैं, तो ये इंटू में भी है, उस साइड जाएगा तो अपान में आ जाएगा, तो स्मॉल r इक्वल कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल कैपिटल E माइनस V। इनके अपान में कौन आ जाएगा, ये वाला भी आ जाएगा, ये यहाँ पर अपान में आ जाएगा। तो अपान में क्या कर दिया, अब हम सेपरेट कर रहे हैं, दोनों के अपान में कर देंगे कैपिटल R, E के अपान में भी V कर दिया, और माइनस V के अपान में V। तो V से V वन टाइम कैंसिल, तो स्मॉल r इक्वल कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये आ गया सेल के विद्युत भागफल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में समान। इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध का क्या आ गया, व्यंजक आ गया। क्वेश्चन क्या था, सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए, अथवा क्या आ सकता है, विद्युत भागफल, विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में समान ज्ञात कीजिए। तो हमने सेल लिया जिसका विद्युत भागफल E, आंतरिक प्रतिरोध R, इसके द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में I धारा प्रवाहित की जा रही, तो इसके सिरों का विभवांतर क्या आ गया, V। तो परिपथ का विद्युत भागफल क्या है, E है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, ये R और स्मॉल r। अब धारा वाला परिपथ का कुल विद्युत भागफल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत भागफल कितना है, E, कुल प्रतिरोध कितना है। ओम का नियम क्या होता है, V पर RI, यहाँ से I की वैल्यू निकाली, यह बना। दोनों समीकरण के लेफ्ट लेफ्ट इक्वल है, तो हमने ये राइट राइट इक्वल कर दिया, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें इसका और इसमें इसका वन हो गया। ब्रैकेट ओपन किया, ये मिला, इसको इस साइड लेके आ गए, माइनस हो गया, दोनों में R कॉमन है, R कॉमन निकाल,
चला, इतना बचा। अब ये v इंटू में था, अपान में आ गया, इसको सेपरेट कर दिया, v के अपान में और v के अपान में, v से v 1 टाइम कैंसिल, ये सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इस फार्मूले से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं, न्यूमेरिकल्स आंकिक प्रश्न, वो भी आए अपने पेपर में आते हैं। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी विद्युत परिपथ में 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। किसी विद्युत परिपथ में कितने एम्पीयर की, 3 एम्पीयर की धारा कितने मिनट तक, 5 मिनट तक प्रवाहित करने पर 1350 जूल कार्य करना पड़ता है, 1350 जूल कार्य करना पड़ता है। तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या कीजिए, क्या निकालना, विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो जब हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले क्या लिखेंगे, दिया है क्या क्या लेना है, परिपथ में कितने एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, 3 एम्पीयर की धारा किस लेते हैं, I से, I बराबर कितना, 3 एम्पीयर। अब इसमें समय t बराबर कितना मिनट बोल रहे हैं, 5 मिनट। तो जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करो आंकिक प्रश्न, तो मिनट को हम ऐसे किसमें कन्वर्ट करेंगे, सेकंड में, तो 5 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, ये सेकंड में कन्वर्ट हो। तो यहाँ पर t बराबर इसमें इसका मल्टीप्लाई किया, कितना मिल गया, 300 सेकंड। ठीक है, क्या और कार्य कितना करना पड़ रहा है, देखिए इसमें ये 5 मिनट का टाइम था और 1350 जूल क्या करना पड़ रहा है, कार्य W बराबर कितना है, 1350 जूल। क्या निकालना है, विद्युत वाहक बल E बराबर होता है W अपान Q, लेकिन Q तो हमारे पास क्वेश्चन में है ही नहीं है, तो सिंस Q इक्वल कितना होता है, IT, इसलिए ये E बराबर W अपान Q को हटा के क्या लिखेंगे, IT, वैल्यू पुट कर दीजिए, W कितना है हमारे पास में 1350 अपान में I कितना है 3 एम्पीयर इंटू T कितना है हमारे पास में 300, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से कैंसिल करो इसको, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, 5 6 जा 30, 3 से 3 9 जा 27, 3 से 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, कितना है 3/2, मतलब कितना हो गया 1.5 वोल्ट, ये आंसर। ठीक है, अगला न्यूमेरिकल करते हैं, आंकिक प्रश्न करो। क्वेश्चन है, एक विद्युत सेल का खुले परिपथ में विभवांतर, खुले परिपथ में विभवांतर कितना है, 6 वोल्ट है। इससे 2 एम्पीयर की धारा लेने पर विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध क्या थी, क्या ज्ञात करना है, आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो हमको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। देखिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें खुले परिपथ की बात चल रही है। तो देखिए 2 चीज रहती है, विद्युत वाहक बल और एक विभवांतर।
दोनों सेल लगभग सेम ही रहती हैं, बट डिफरेंस ये है जब परिपथ खुला होता है तो सेल के टर्मिनलों के बीच में जो विभवांतर रहता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं, और विद्युत वाहक बल को कैपिटल E से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या है? विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल क्या होता है? जब सेल खुले परिपथ रहता है, मतलब जब सेल से धारा नहीं ली जा रही, तब सेल के इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को विद्युत वाहक बल E कहते हैं, और जब सेल से धारा ली जाती है तो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को क्या बोलते हैं? विभवांतर V कहते हैं। और हमेशा E ग्रेटर देन क्या रहता है? V। E का मान V से अधिक रहता है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो गिवन में खुले परिपथ की बात चल रही है, तो क्या गिवन है? विद्युत वाहक बल दिया है। परिपथ खुले परिपथ में विभवांतर लेना है 6, मतलब E इक्वल कितना दिया है? 6 वोल्ट। अब इससे 2 एम्पीयर की धारा ली जा रही है, तो I इक्वल कितना है? 2 एम्पीयर। तो विभवांतर कितना रह जाता है? 4 वोल्ट। तो ये इक्वल कितना हो गया? 4। क्या निकालना? आंतरिक प्रतिरोध हमको निकालना है, ठीक है। अब इसमें पहली बात, आंतरिक प्रतिरोध निकालने से पहले हमको बाह्य प्रतिरोध जरूरी है। बाह्य प्रतिरोध नहीं मालूम तो हमको मालूम है ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल RI। यहाँ से R निकालें तो R इक्वल क्या हो जाएगा? V अपान I। तो V कितना है हमारे पास में? 4, और I कितना है? 2। ये कैंसिल होके R आ गया। बाह्य प्रतिरोध कितना? 2 ओम। अब हमको निकालना क्या है? ये तो बाह्य प्रतिरोध है, कैपिटल R। आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। अब आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र अभी कुछ देर पहले ट्राई किया था, स्मॉल r इक्वल कैपिटल R E अपान V माइनस 1। वैल्यू पुट कर दीजिए। कैपिटल R कितना है हमारे पास में? 2, E कितना है? 6, और V कितना है? 4 माइनस 1। इसको सॉल्व कर दो। 2 1 आ गया, तो 6 माइनस 4 बाय 4। 2 से 2 2 जा 4, 6 में से 4 2। तो R इक्वल कितना आ गया? 2 ओम हो गया सर, ठीक है। ये हमने क्या निकाला? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब इसमें ये ध्यान रखना कि जो ए को कितने बोले, ए और बी में जो ज्यादा वैल्यू रहती है वो कैपिटल ई कहलाता है, वो कम रहता है वो स्मॉल कैपिटल ई कहलाता है वो जवान। अब करते हैं हम सेलों का श्रेणी क्रम, समांतर क्रम और मिश्रित क्रम संयोजन। कौन कौन सा क्रम करना है सेलों का? श्रेणी क्रम करना है, समांतर क्रम करना है, मिश्रित क्रम संयोजन। तो स्टार्ट करते हैं हम सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। क्वेश्चन आता है सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है तथा इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात कीजिए, और यह कब लाभप्रद होता है और कब लाभप्रद नहीं होता। तो हम पढ़ने जा रहे हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। सेलों का कौन सा क्रम संयोजन? श्रेणी क्रम संयोजन। अब सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन कैसे किया जाता है देखिए। पहली बात तो याद रखना कि सेल का ये सिंबल होता है, ठीक है। इनका विद्युत वाहक बल कैपिटल ई और आंतरिक प्रतिरोध क्या रहेगा? स्मॉल r। तो सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन ये हो गया सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो छोटी जो प्लेट है वो रेड प्लेट रहती है, बड़ी प्लस की रहती है। तो इधर प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल कैपिटल ई। ऐसे करके सपोज किए कितने सेल लगे हुए हैं? n सेल लगे हुए हैं। n सेल किस क्रम में लगे हैं? श्रेणी क्रम में। और पहले सेल की धन प्लेट और अंतिम सेल की ऋण प्लेट के बीच में बाह्य प्रतिरोध लगाया जाएगा कैपिटल R, या एक कुंजी लगा सकते हैं अपन के। धारा हमेशा धन प्लेट से निकल के आई हुई वापस हो गई। अब यहाँ समझिए, थ्योरी में भी पूछा कि सेलों का श्रेणीकरण कैसे किया जाता है। कैसे किया जाता है? प्रथम सेल की ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से
तथा दूसरी प्लेट के ऋण प्लेट को तीसरी प्लेट के धन प्लेट से जोड़ा जाता है तथा प्रथम सेल के धन प्लेट और अंतिम सेल के ऋण प्लेट के बीच में बाह्य प्रतिरोध को लगाया जाता है। ये कौन सा क्रम हो गया? श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अब यहाँ पर अपन को क्या निकालना है? सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन में धारा के लिए व्यंजक। क्या निकालना है? धारा के लिए व्यंजक। तो यहाँ पर अपन ने क्या माना? कितने सेल लगे हुए हैं? n सेल लगे हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में। तो लिखा माना कि n सेल श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल क्या है? कैपिटल E। प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल कैपिटल E तथा आंतरिक प्रतिरोध इनका कितना हो जाएगा? स्मॉल r। तथा इनके द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल में I धारा प्रवाहित की जा रही है। प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल क्या है? E है और आंतरिक प्रतिरोध क्या है? R है। और ऐसे कितने सेल लगे हुए हैं? n सेल। किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में। अब चूंकि सेल किस क्रम में लगे हुए हैं? श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में परिपथ का कुल विद्युत भागफल। तो चूंकि सेल श्रेणी क्रम में जुड़े, किस क्रम में जुड़े हैं? श्रेणी क्रम में जुड़े, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत भागफल भागफल क्या हो जाएगा? ऐसे कितने लगे हैं? E। विद्युत भागफल किससे लिखते हैं? E से। ऐसे करके कितने सेल लगे हैं? n तक। तो E प्लस डेट डैश कहां तक जाएंगे? n तक जाएंगे। तो कुल विद्युत भागफल कितना आ गया इसका? Ne। अब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब क्योंकि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। किस क्रम में? श्रेणी क्रम में है। इसलिए श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध, कौन सा? कुल आंतरिक प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध क्या हो जाते हैं? जुड़ जाते हैं। तो सपोज कर लें कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश है, तो R डैश इक्वल R प्लस डेट डैश कहां तक जाएगा? n तक। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध R डैश इक्वल कितने हो जाएंगे? NR हो जाएंगे। ये कुल आंतरिक प्रतिरोध, ये कुल विद्युत भागफल। ठीक है, अब हमको चाहिए परिपथ का कुल। इतना पूरा प्रतिरोध तो कितना हो गया? NR। एक बाह्य प्रतिरोध R भी लगा हुआ है, इसलिए अब चूंकि बाह्य प्रतिरोध R है, बाह्य प्रतिरोध क्या है? R है, इसलिए परिपथ का कुल प्रतिरोध तो क्या हो जाएगा? बाह्य प्रतिरोध क्या है? R और आंतरिक प्रतिरोध कितना आया था? R डैश। तो कुल प्रतिरोध कितना हो गया? R प्लस R डैश कितना है हमारे पास में? NR। अब हमको धारा के लिए फार्मूला निकालना है। तो क्योंकि धारा बराबर क्या होता है? परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अपान में परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब धारा को कैसे लिखते हैं? I से। तो I बराबर परिपथ का कुल विद्युत भागफल कितना है हमारे पास में? Ne। और कुल प्रतिरोध कितना है? R प्लस NR। ये परिपथ में बहने वाली धारा के लिए व्यंजक आ गया। अब इसमें दो केस बनाने हैं कि लाभप्रद कब होगा और लाभप्रद कब नहीं होगा। केस फर्स्ट, यदि हम जो बाह्य प्रतिरोध है उसको बहुत छोटा है किससे कर दें? स्मॉल r से। तो r को नगण्य मानने पर, तो हम r को क्या मानना है? नगण्य मान रहे हैं। तो r को हम हटा देंगे इसमें से। इसको चाहो तो समीकरण 1 लिखा तो लिख देंगे समीकरण 1 से क्या बन जाएगा? I इक्वल NE अपान में, इधर से r हटा दें तो क्या बचेगा? NR अकेला, n से n कैंसिल, कितना मिला? E अपान r। तो ये तो एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर हो गया।
एक सेल से प्राप्त धारा, हमने ऐसे कितने सेल लगाए थे, n सेल से लगाए, फिर भी हमको धारा कितनी मिल रही है, एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर धारा मिल रही है, तो कोई फायदा नहीं मिला, तो इसका मतलब यह लाभप्रद नहीं है। कैसे लिख सकते हैं, अर्थात जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में बहुत कम हो तब यह स्थिति लाभप्रद नहीं होती। अब केस नंबर सेकंड, अब उल्टा करते हैं। अभी हमने बाह्य प्रतिरोध को छोटा माना, तब किसका मानना है, स्मॉल आर को, स्मॉल आर लेस देन छोटा कैपिटल आर से, तो जो एन आर है इतने पूरे को नगण्य मानेंगे, तो एन आर को नगण्य मानने पर, तो एन आर को नगण्य मान लेंगे समीकरण 1 में, तो लिखा समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, I इक्वल में ऊपर एन ई अपान से ये वाला हट जाएगा, एन आर बचेगा कैपिटल आर, तो एन ई अपान आर, तो क्या हुआ एन इंटू ये कितनी, एक सेल से प्राप्त धारा, लगभग एक सेल से प्राप्त धारा, मतलब यदि हम n सेल लगाएंगे तो एक सेल से प्राप्त धारा की कितनी गुनी होगी, n गुनी, तो ये लाभप्रद है, ये हमको फायदा है। तो ये वाली स्थिति क्या हो जाएगी, लाभप्रद है। मतलब क्या हुआ, अर्थात जब सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम हो तो यह स्थिति क्या होती है, लाभप्रद होती है। क्यों, क्योंकि इस स्थिति में बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के n गुनी होती है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है, इसमें बहने वाली धारा की ये व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा यह कब लाभप्रद और कब लाभप्रद नहीं होता। तो सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन कैसे किया जाता है, सेलों के श्रेणीक्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण प्लेट को दूसरे सेल के धन प्लेट से तथा दूसरे सेल के ऋण प्लेट को तीसरे सेल के धन प्लेट से इस तरीके से जोड़ते जाते हैं तथा प्रथम सेल की धन प्लेट और अंतिम सेल के ऋण प्लेट के बीच में बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। अब हम व्यंजक निकालना है, तो सेलों के श्रेणीक्रम में तो पहले लिखा, माना कि n सेल, कितने सेल, n सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल E और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है, इनके द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में I धारा प्रवाहित की जाती है। तो अब सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो विद्युत भागफल जुड़ जाएंगे, कितने तक, n तक, तो टोटल ये दो सेल जुड़े होते तो 2e होता है, 3 होते तो 3 है, तो n सेल कितना हो गया, ne। अब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में है, जब सेलों का आंतरिक प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है तो श्रेणी क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, r डैश प्लस r प्लस r पर कहां तक जाएंगे, n तक। यदि दो सेल होते तो 2r, 3 सेल होते तो 3r होते, लेकिन कितने सेल हैं, n, तो कितने आंतरिक प्रतिरोध हैं, n, तो nr हो जाएगा। अब बाह्य प्रतिरोध क्या है हमारे पास में, कैपिटल R, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, r प्लस r डैश, तो r प्लस r डैश कितना है हमारे पास में, nr है। अब धारा इक्वल क्या होता है, परिपथ का कुल विद्युत भागफल बटे परिपथ का कुल प्रतिरोध, कुल विद्युत भागफल कितना, n, कुल प्रतिरोध कितना है ये। ठीक है, अब इसमें दो केस बने। फर्स्ट केस क्या बना कि हम बाह्य प्रतिरोध को बहुत छोटा लगाएं, किसके कंपेयर में, आंतरिक प्रतिरोध से, तो हम किसको नगण्य मान लेंगे, r को। तो इस फार्मूले में r को हटा दिया, इतना पूरा लिखा, n से n कैंसिल किया, ये एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर वाली लगाई कितने थे हमने, n सेल, तो ये तो फायदेमंद है ही नहीं है। मतलब क्या हुआ, अर्थात जब बाह्य प्रतिरोध का मान सेल के आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम हो तो बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के बराबर होती है, इस स्थिति में लाभप्रद नहीं होता। क्योंकि हमने लगाई कितने, n सेल लगाए, और n सेल का मतलब ही क्या निकला, जब एक सेल के बराबर धारा होगी। दूसरी कंडीशन, आंतरिक प्रतिरोध को बहुत छोटा मानते हैं r से, तो nr को नगण्य मान लेंगे, मतलब सेल के कुल आंतरिक प्रतिरोध को नगण्य मान लेंगे, जिसमें nr हटा दिया, इतना मिल गया, n इंटू लिया पाना, तो n इंटू एक सेल से प्राप्त धारा, मतलब बैटरी की धारा एक सेल से प्राप्त धारा की कितनी गुनी मिली, n गुनी, ये लाभप्रद हो गया। तो क्या लिखते हैं, अर्थात जब सेलों के कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम होता है तो बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के n गुनी होती है, इस स्थिति में लाभप्रद होता है। ये कौन सा क्रम हो गया, श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम करेंगे समांतर क्रम संयोजन। अगला क्या है, सेलों का समांतर क्रम संयोजन।
देखिए जब सेलों को अपन यहाँ श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो वो क्या बन जाती है, बैटरी बन जाती है। ठीक है, देखा होगा पहले टार्च चलती थी 2 सेल वाली, एक के पीछे एक लगाया। ठीक है, तो वही स्थिति है, तो वो सेल से क्या बनी है, बैटरी बनी है। अब कौन सा क्रम करना है हमको, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन देखिए, अब सेलों के समांतर क्रम में क्या लिखा, देखिए डायग्राम में सभी सेलों के धन प्लेट को एक बिंदु ए से तथा ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़कर दोनों बिंदु ए और बी के बीच में बाह्य प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। यहाँ से धारा क्या जाती है, आई। अब प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल क्या रहेगा, ई रहेगा, और इनके आंतरिक प्रतिरोध कितना रहेगा, समान आर रहेगा। अब मान लीजिए ऐसे कितने सेल लगे हुए हैं समांतर क्रम में, एम सेल। उधर हमने n माना था, इधर हमने m सेल मान लिया। किस क्रम में मान लिए भाई, समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम संयोजन कैसे किया जाता है, सेलों के समांतर क्रम संयोजन में सभी सेलों के धन प्लेट को एक बिंदु A से तथा ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु B से जोड़कर दोनों बिंदुओं A और B के बीच में बाह्य प्रतिरोध R को जोड़ा जाता है। अब हम क्या करेंगे, धारा के लिए पेन करें। अब धारा के लिए व्यंजक निकालना है, तो पहले अपने थ्योरम क्या लिखेंगे, माना कि कितने सेल, m सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत भागफल कैपिटल E और आंतरिक प्रतिरोध R है, इनके द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में धारा I प्रवाहित की जाती है। अब देखिए चूंकि सभी सेल किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में, तो विद्युत भागफल किस क्रम में होगा, समांतर क्रम में होगा। तो ये जो सेल का ये का विद्युत भागफल है, A और B के बीच के विद्युत विभवांतर के बराबर, मतलब E के बराबर होगा। क्योंकि सेल किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं, जुड़े, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत भागफल, कुल विद्युत भागफल, जो परिपथ का कुल विद्युत भागफल है ए और बी की विभवांतर के बराबर होगा, मतलब किसके बराबर होगा, ई के। ठीक है, अब आते हैं, अब चूंकि सेलों के आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम, ये तो सेलों का कुल विद्युत भागफल है ई। अब सेलों के आंतरिक प्रतिरोध भी किस क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, इसलिए समांतर क्रम में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, R डैश अपान, इसमें क्या जाता है, उल्टा आता है व्युत्क्रम, तो 1 अपान R डैश इक्वल 1 अपान R प्लस 1 बाय R प्लस 1 बाय R डैश कहाँ तक जाएगा, m तक, m पदों तक। कितने पदों तक जाएगा, m पदों तक जाएगा। ठीक है, तो जब m पदों तक जाएगा तो ये 1 अपान R डैश इक्वल हो जाएगा m अपान R। हमको तो R डैश के पलट रहे हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, m डैश इक्वल R अपान R आ गया। अब चूंकि बाह्य प्रतिरोध क्या है, R है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालेंगे, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध, परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, R प्लस R डैश, तो R की जगह R लिखा, लेकिन R डैश हमारे पास में कितना है, R अपान M, कैल्शियम ले लो, इसका ये बन जाएगा M R प्लस R अपान M, एक आंतरिक प्रतिरोध आ गया। अब हमको क्या चाहिए, धारा। अब क्योंकि धारा का सूत्र हमारे पास में क्या है, विद्युत धारा इक्वल क्या होता है, परिपथ का
परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अपान में परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब धारा को कैसे लिखा, आई से कुल विद्युत वाहक बल हमारे पास में कितना है, ये है, तो लिखा ई अपान में कुल प्रतिरोध कितना है, ये है हमारे पास में, तो लिखा एम आर प्लस स्मॉल आर अपान में एम। अब ये अपान में एम है तो ये कहाँ चली जाएगी, अपान का अपान ऊपर चली जाएगी, तो ये आई इक्वल एम ई अपान एम आर प्लस आर, ये आ गया परिपथ में लिखा था। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब इसमें हमको करना क्या है भाई कि यह लाभप्रद कब होगा और हानिकारक कब होगा, ये वाली स्थिति बस बतानी है। तो केस फर्स्ट क्या करते हैं, हम बाह्य प्रतिरोध को बहुत छोटा मान ले रहे हैं। यदि कैपिटल आर लेते हैं स्मॉल आर, तो आर के साथ कितना है, एम है, तो पूरे एम आर को, इसको एम आर को नगण्य मानने पर, नगण्य मानने पर, तो उसको नगण्य मान लेते हैं। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से देखिए आई बराबर एम ई अपान में ये हट जाएगा, बचेगा क्या, आर, ये बराबर एम को अलग करो, क्या मिला, ई अपान आर, मतलब एम इंटू ये कितना है, एक सेल से प्राप्त धारा, लगभग मिलेगी, एक सेल से प्राप्त धारा। तो जब एक सेल से कितनी गुना मिल रही है, एम गुना, मतलब ये लाभप्रद है। क्या हुआ, जब बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम होता है तो बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के एन गुनी है, तो ये लाभप्रद हो गया। भाई हम जितने ज्यादा सेल लगाएंगे धारा उतनी ज्यादा मिलती जाएगी। केस सेकंड, दूसरा, यदि अभी हमने कैपिटल आर को छोटा माना था, स्मॉल आर को लेते हैं कैपिटल आर से, तो अब हम क्या करेंगे, आर को नगण्य, स्मॉल आर को, तो लिखा समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, ये है, इसमें आर को हटा देंगे, स्मॉल वाली एम ई अपान स्मॉल एम कैपिटल आर, एम से एम कैंसिल, क्या मिल गया, ई अपान आर, तो ई अपान आर, ये तो लगभग एक सेल से प्राप्त धारा है, एक सेल से प्राप्त धारा। अब ये एक सेल से प्राप्त धारा है तो हमने लगाया एम सेल मिला, एक सेल से प्राप्त धारा, ये लाभप्रद नहीं है। तो क्या लिखेंगे इसमें, अर्थात जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से बहुत कम हो तो उस स्थिति में बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा के लगभग बराबर होती है। इस स्थिति में लाभप्रद नहीं होती। क्यों, हमने तो इतने सारे सेल लगाए, मिला एक सेल से, तो क्या फायदा इतने सारे सेल लगाने से, कोई बेनिफिट ही नहीं मिला, ये क्या हो गया, लाभप्रद नहीं है। देखिए क्वेश्चन क्या था, सेलों का समानांतर क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है तथा इसमें प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए और यह कब लाभप्रद और कब लाभप्रद नहीं होता। तो पहली बात तो सेलों का समानांतर क्रम कैसे किया जाता है कि सभी सेलों के धन प्लेट को एक बिंदु ए से तथा ऋण प्लेट को दूसरे बिंदु बी से जोड़कर दोनों बिंदु ए और बी के बीच में बाह्य प्रतिरोध आर को जोड़ा जाता है। ठीक है, अब व्यंजक निकालना है तो थ्योरम क्या लिखेंगे, माना कि कितने सेल, एम सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं, प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E और आंतरिक प्रतिरोध R है, इनके द्वारा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R में I धारा प्रवाहित की जा रही है। ठीक है, अब चूंकि सेल समांतर क्रम में जुड़े हैं इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल A और बीच के विद्युत वाहक बल के बराबर, अर्थात क्या होगा, E अकेला होगा। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध किस क्रम में जुड़े, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में सेलों का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बनापान आर डैश पर बनापान आर प्लस बनापान कहां तक जाएंगे, m पद तक, तो बनापान आर इक्वल क्या हो जाएगा, m अपान r, हमको r डैश के लिए पलट दिया, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ गया, बाहर प्रतिरोध कैपिटल R है तो कुल प्रतिरोध कितना हो जाएगा, r प्लस ये r डैश हमारे पास कितना, r अपान एलसीएम लेके ये हो गया। धारा वाला क्या होता है, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, विद्युत वाहक बल कितना है, कुल प्रतिरोध कितना है, ये अपान का अपान ऊपर चला गया, ये फार्मूला आ गया। अब इसमें दो केस बना दिए। फर्स्ट केस क्या है, यदि बाह्य प्रतिरोध का मान आंतरिक प्रतिरोध से बहुत कम है तो इस स्थिति में एक सेल से बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा की n गुनी होती है, इसलिए लाभप्रद होता है। और जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बाह्य प्रतिरोध से कम हो, इस स्थिति में बैटरी से प्राप्त धारा एक सेल से प्राप्त धारा से के लगभग बराबर होती है, तो इस स्थिति में लाभप्रद नहीं है। तो श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, समांतर क्रम संयोजन हो गया। अब हम करते हैं मिश्रित क्रम संयोजन।
अब मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है? मतलब इसमें सरणी भी रहेगा और समांतर क्रम भी रहेगा, दोनों क्रम रहेंगे साथ में। कौन से क्रम? सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। सेलों का मिश्रित क्रम संयोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन कैसे करेंगे? हम कुछ सेलों को श्रेणी क्रम में लेकर उनकी पंक्तियां बना लेंगे, फिर उन पंक्तियों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे। कैसे? देखिए यहाँ पर हम ऐसे सेलों को किस क्रम में जोड़ेंगे? श्रेणी क्रम में। ये श्रेणी क्रम में ऐसे कितने सेल लगेंगे? n सेल, ठीक है। और n सेल की ऐसी क्या बना लेंगे? पंक्तियां। ये सब के सब क्या बना लेंगे? पंक्तियां। ये पंक्ति बना लेंगे किस क्रम में जोड़कर? श्रेणी क्रम में। फिर इनको किस क्रम में जोड़ देंगे? समांतर क्रम में। ये हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया। ऐसी कितनी पंक्तियां लगाएंगे? m पंक्तियां। तो प्रत्येक सेल का विद्युत भागांतर ये रहेगा। और आंतरिक तत्व क्या रहेगा? स्मॉल r। आंतरिक तत्व स्मॉल। अब इनको किस बिंदु, सभी पंक्तियों को दो बिंदुओं के बीच a और b के बीच में जोड़ देंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे? बाह्य प्रतिरोध। कुंजी लगा दिए ये बाह्य प्रतिरोध R। तो मिश्रित, और इसमें कुल सेलों की संख्या हो जाएगी, कुल सेलों की संख्या कुल सेलों की संख्या क्या हो जाएगी? n × n। तो क्या हुआ मिश्रित क्रम संयोजन में? सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में कुछ सेलों को समान संख्या में लेकर श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बना लेंगे? पंक्तियां बना लेंगे तथा ऐसी n पंक्तियां किस क्रम में लगा देंगे? समांतर क्रम। क्या हुआ? श्रेणी क्रम में n सेल लेकर पंक्तियां बनाएंगे, इन पंक्तियों को किस क्रम में जोड़ेंगे? समांतर क्रम में। ठीक है। तो कुल सेलों की संख्या क्या हो जाएगी? n × n हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले प्रत्येक पंक्ति में, जो पंक्ति है प्रत्येक पंक्ति में सेल किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। क्योंकि पंक्तियों में सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, क्योंकि पंक्तियों में सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े, क्योंकि पंक्तियों में सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए पंक्तियों में
कुल विद्युत वाहक बल कितनी जुड़ी है, एन लगी है तो क्या हो जाएगा एन ई। ठीक है, अब ये पंक्ति है, चूंकि पंक्ति है समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़ी है, इसलिए परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा एन ई ही रहेगा। ये परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, आंतरिक प्रतिरोध। अब चूंकि पंक्तियों में सेल श्रेणी क्रम में है, इसलिए पंक्तियों में कुल आंतरिक प्रतिरोध, तो पंक्तियों में आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा आर डैश इक्वल आर प्लस आर ऐसे करके कितने सेल गए हैं एन सेल गए हैं, तो ये आर डैश इक्वल क्या हो जाएगा एन आर होगा। अब ये पंक्तियां किस क्रम में जुड़ी हुई हैं, समांतर क्रम में जुड़ी हैं। क्योंकि ये पंक्तियां समांतर क्रम में हैं, इसलिए समांतर क्रम में कुल प्रतिरोध, यहाँ देखिए हमने यहाँ पर श्रेणी क्रम में निकाला, ये पंक्ति किस क्रम में थी श्रेणी क्रम में, इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध एन आर, ऐसे ही इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या है एन आर, और इसका कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना आ गया एन आर, ऐसे करके कितनी पंक्तियां लगी हैं एम। तो समांतर क्रम क्या होता है 1/r, तो समांतर क्रम में कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या हो जाएगा 1/r डबल डैश इक्वल 1/nr प्लस 1/nr प्लस 1/nr, ऐसे करके कहां तक जाएंगे m सेल तक, तो 1/r डबल डैश इक्वल क्या हो जाएगा m/nr हो जाएगा। यहाँ r डैश निकाल के पलट देंगे, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, ये आ गया कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब चूंकि बाह्य प्रतिरोध क्या है, चूंकि बाह्य प्रतिरोध R है, तो परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाएगा, परिपथ का कुल प्रतिरोध R प्लस R डबल डैश, तो ये बन जाएगा R प्लस R डबल डैश, ये हमारे पास में NR प्लस M, इसको सॉल्व किया तो MR प्लस NR अपान में M, ये आ गया परिपथ का कुल प्रतिरोध, और ये हमारे पास में परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल। अब हमारे धारा का सूत्र लगा देते हैं, फार्मूला। अब क्योंकि धारा बराबर क्या होता है परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल, परिपथ का कुल विद्युत वाहक बल अपान में क्या आएगा परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो धारा को कैसे लिखा I से कुल विद्युत वाहक बल कितना है हमारे पास में एन ई, कुल प्रतिरोध कितना है ये हमारे पास में mr प्लस nr अपान m, mr प्लस nr अपान में m। तो ये जो अपान की अपान है r, ये कहाँ चल जाएगा ऊपर, तो ये I बराबर कितना हो जाएगा एन ई सॉरी m का इंटू हो जाएगा ऊपर जाके m n e y mr प्लस nr, ये परिपथ में बहने वाली धारा के लिए फार्मूला आ गया। अब हम I का मान अधिक होने के लिए mr प्लस nr का मान कम होना चाहिए। अब उसकी अधिकतम की शर्त, धारा के अधिकतम की शर्त, तो I का मान कम होने के लिए mr प्लस nr का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो mr प्लस nr इक्वल क्या हो जाएगा अंडर रूट mr माइनस अंडर रूट nr का होल स्क्वायर
प्लस 2 अंडर रूट MNR स्मॉल r। तो अब MR प्लस NR का मान न्यूनतम होने के लिए इसका जो मान है कितना होना चाहिए, 0। तो अंडर रूट MR माइनस अंडर रूट NR इक्वल क्या हो जाएगा, 0। पक्षांतर करिए, MR इक्वल अंडर रूट क्या मिल जाएगा, NR। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये अधिकतम होने की शर्त है। इसकी वैल्यू हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो लिखा समीकरण 1 से, तो I मैक्सिमम कौन सी स्थिति निकालना है, अधिकतम धारा। तो लिखेंगे I मैक्सिमम ऊपर क्या है, MNE अपान इस MR घटा के क्या लिखेंगे, NR। तो N से N कैंसिल, तो ये अधिकतम धारा आ गई हमारे पास में, एक धारा ME अपान R, ये अधिकतम धारा। और I मैक्सिमम एक और तरीके से निकाल सकते हैं, इक्वल ऊपर कौन है, MNE लिखा, सॉरी ये गलत हो गया, क्या चल रहा, I मैक्सिमम इक्वल MNE अपान इस MR घटा के क्या लिखा है, ये NR। उसमें NR एक ऑलरेडी था, तो प्लस में क्या जाएगा, NR इक्वल में MNE बाय 1NR, और 1NR कितना हो जाएगा, 2NR। N से N कैंसिल, तो ये आ गई अधिकतम धारा ME अपान में 2R। सेम एक केस और बन जाएगा। अब हम NR घटा के मान लिखेंगे, ऊपर 2MNE, ऊपर MNE और अपान में MR प्लस इस NR घटा के फिर से लिख देंगे क्या, MR। तो MNE अपान में 1MR 2MR, M से N कैंसिल, कितना गया, NE अपान में 2R। ये अधिकतम धारा, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन किस प्रकार किया जाता है। इसमें बहने वाली धारा के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए तथा इसमें अधिकतम धारा की शर्त भी ज्ञात करना है हमारे लिए, ठीक है। तो सेलों का मिश्रित क्रम कैसे किया जाता है, सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में n सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़कर क्या बना लेंगे, पंक्ति बना लेंगे। और ऐसी जितनी पंक्तियां n पंक्तियां किस क्रम में लगा देंगे, समांतर क्रम में। ये कौन सा क्रम हो जाएगा, मिश्रित क्रम संयोजन। अब क्योंकि कुल सेलों की संख्या हो जाएगी mn, अब पंक्तियों में सेल किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो पंक्तियों में कुल विद्युत भागफल n ही रहेगा। अब ये पंक्तियां किस क्रम में जुड़ गई हैं, समांतर क्रम में, तो परिवर्तक कुल विद्युत भागफल n ही रहेगा। अब पंक्तियों में सेल श्रेणी क्रम में है, तो सेलों का कुल आंतरिक क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, r' इक्वल कितने लगे हैं, n सेल, तो r' इक्वल nr। अब ये पंक्तियां किस क्रम में चलेंगी, समांतर क्रम में। इन सभी पंक्तियों का आंतरिक क्षेत्रफल क्या गया, nr ऐसे कहां तक जाएगा, n तक। तो समांतर क्रम में कुल क्षेत्रफल बना पर r' इक्वल बना पर nr प्लस बना पर n से कहां तक जाएगी, m तक। तो m पर nr पलट दिया इसको, ये आ गया। बाह्य क्षेत्रफल r है, तो कुल क्षेत्रफल r प्लस डबल r डबल डैश हो जाएगा, वैल्यू पुट की लिया गया। अब धारा का सूत्र लगाया, फार्मूला अप्लाई करने के बाद वैल्यू पुट किया, बनता फॉर्मूला है, ये धारा का फार्मूला आया। अब इसकी अधिकतम शर्त होने के लिए, I को अधिक होने के लिए इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए, इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। ये पर इतना होता है जब इसका मान कम होने के लिए ये 0 हो जाना चाहिए। इसको 0 किया, ये वैल्यू मिल गई। इस इक्वेशन में एक बार NR घटा के MR पुट किया, और एक बार MR घटा के NR पुट करके ये हो गया, ठीक है। ये सेल पूरा कंप्लीट हो गया। अब अगला मैं जो वीडियो डालूंगा वो है धारा का चुंबकीय प्रभाव, और स्टार्ट से पढ़ना, मोस्ट IMP एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर।